मेरा नाम कल्पना है। वाइपर के गीले डंडे का सिरा जब मेरी कमर से टकराया तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। निकल जा मेरे घर से, भाभी की चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जमीन पर बिखरे हुए गीले कपड़ों को देखा। जली हुई वॉशिंग मशीन से अभी भी धुआं उठ रहा था। आंसुओं की गर्म लकीरें मेरे गालों पर बह रही थी। मैंने सहारे के लिए दीवार को पकड़ा और रोते हुए कहा कि भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी आवाज टूट रही थी। उन्होंने मुझे धक्का देते हुए कहा कि कहीं भी चली जा, नरक में चली जा, मगर मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। मैं गिरते गिरते बची थी। मैं इस वीरान सड़क पर चल पड़ी थी, ये जाने बिना कि मेरी मंजिल कहाँ है। शहर की इस अनजान सड़क पर मेरे कदमों की आहट के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। मगर मैं अकेली नहीं थी। वो काली गाड़ी जो पिछले 3 दिन से मेरा पीछा कर रही थी, खामोशी से फासले रखे हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। भाभी को या इस दुनिया में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं जानती हूँ कि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कल्पना रस्तौगी। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, वहां तक पहुंचने की कहानी बहुत ज्यादा लंबी और दर्दनाक है। मेरी जिंदगी की कहानी राख से शुरू हुई थी। हम 3 बहन भाई थे। सबसे बड़ी मेरी दीदी श्रद्धा, जो मुझसे पूरे 15 साल बड़ी थी। फिर हर्षद भैया, जो मेरी दीदी से 7 या 8 साल छोटे थे। और आखिर में मैं। मेरे जन्म पर ही मेरी माँ इस दुनिया से विदा हो गई थी। मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। बस उनकी एक धुंधली सी तस्वीर थी जो पिताजी के कमरे में लगी रहती थी और जिसे मैं छुप छुप कर देखा करती थी। लोग कहते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरी दीदी ने उस कहावत को गलत साबित करने की ठान ली थी। उन्होंने हम दोनों, मतलब मुझे और मेरे हर्षद भैया को, माँ बनकर पाला था। वो हमारी बहन भी थी और हमारी माँ भी थी। मुझे याद है, जब मैं रात को डर कर उठ जाती थी तो दीदी का हाथी अपने सर पर पाती थी। जब हर्षद भैया को स्कूल के काम के लिए पैसे चाहिए होते थे तो दीदी अपनी टूटी हुई चप्पल सिलवा लेती थी, लेकिन भैया की फीस टाइम पर जमा करवाया करती थी। पिताजी माँ के मरने के बाद जैसे टूट से गए थे। वो दुनिया से दूर होकर रह गए थे और अक्सर बीमार रहने लगे थे। वो घर के बड़े होने के नाम पर सिर्फ एक साया थे, लेकिन घर की असली जिम्मेदारी उठाने वाली तो मेरी दीदी थी। वो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाती थी, हम सबके लिए नाश्ता बनाया करती थी और फिर सिलाई कढ़ाई की मशीन पर बैठ जाती थी। उनकी उंगलियां सुई धागे में ऐसे चलती थी जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर रंग बिखेरता है, मगर उन रंगों के पीछे उनकी जवानी के वो सब सपने थे जो बेरंग हो रहे थे। समय गुजरता जा रहा था। हर्षद भैया बड़े होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे और मैंने इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। मेरा दिल भी चाहता था कि मैं आगे पढ़ूं, कॉलेज जाऊं, अपनी दोस्तों की तरह हंसूं खेलूं, लेकिन घर के हालात मुझसे ज्यादा दीदी के मुरझाए हुए चेहरे से साफ झलकते थे। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीदी से कहा, दीदी, मेरी सारी सहेलियां कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, मेरा भी दिल करता है। दीदी उस समय एक दुपट्टे पर गोटा टांक रही थी। उनके हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए थे। उन्होंने सर उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकावट और मोहब्बत का समुंदर था। दीदी ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ना चाहती हो? मैंने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। वो मुस्कुरा दी थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट आंखों तक न पहुंची थी। उन्होंने कहा, पढ़ेगी मेरी बहन तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। बस भाई की इस सेमेस्टर की फ़ीस जमा हो जाए, फिर तुम्हारा एडमिशन का भी इंतज़ाम करते हैं। लेकिन मुझे पता था कि ये फिर शायद कभी नहीं आएगा। दीदी अकेली जान सिलाई कढ़ाई से कितना कमा लेती थी। भैया की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी उन्हें ही देनी होती थी। किताबें और घर के खर्चे भी होते थे। उसी शाम पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। हम उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने कहा कि इनका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। उस दिन के बाद मैंने अपनी किताबें अलमारी के सबसे ऊंचे खाने में रख दी थी और दीदी के साथ सिलाई के काम में उनका हाथ बटाने लगी थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे और भैया दोनों के सपनों का बोझ दीदी अकेले नहीं उठा सकती थी। फिर एक दिन जो कयामत हम पर धीरे धीरे टूट रही थी, वो एकदम टूट पड़ी थी। पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। पिताजी के जाने के बाद घर की छत जैसे गिर गई हो। सारी जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मेरी बड़ी बहन के सर पर आ गई थी। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार, सब लोग पिताजी की मौत पर दुख जताने के लिए आए थे और एक ही बात कहते थे कि श्रद्धा, मतलब मेरी दीदी को कहते थे कि अब तुम शादी कर लो, जवान लड़की हो, कब तक ऐसे रहोगी। दीदी उनकी बातें सुनती थी और खामोशी से सर झुका लेती थी। एक दिन एक रिश्ते वाली ललिता आंटी जबरदस्ती एक रिश्ता लेकर आ गईं। लड़का अच्छा था
उसका घर अपना था, कारोबार था। ललिता आंटी ने कहा कि श्रद्धा बेटी, अब से ये सब कुछ छोड़ दो। ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना बोझ उठा सकते हैं। उस दिन दीदी पहली बार बोली थी। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, एक अटल फैसला था। ललिता आंटी, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी कल्पना और हर्षद कहाँ जाएंगे? मैं उनके सर पर छत देखकर ही अपनी आंखें बंद करूंगी। दीदी ने हमारी खातिर खुद शादी नहीं की थी। वो कहती थी कि मेरी शादी की उम्र गुजर गई है, लेकिन सच तो ये था कि उनकी उम्र हमारे भविष्य की फिक्र में गुजरी थी। हमारी खुशियों की कीमत वो अपनी जवानी से अदा कर रही थी। पिताजी के जाने के बाद हमारी जिंदगी का सहारा सिर्फ दो चीजें ही रह गई थी, दीदी की सिलाई मशीन की आवाज़ और हर्षद भैया की किताबें। दीदी ने अपनी जवानी के सारे रंग उन कपड़ों पर कढ़ाई कर दिए थे जिन्हें वो सिलकर दूसरों के घरों को आबाद कर रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे और बालों में सफ़ेदी उतरने लगी थी। दूसरी तरफ हर्षद भैया यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में पहुंच चुके थे। वो हमारा गर्व थे, हमारी उम्मीदें थे। दीदी कहती थी कि जिस दिन हर्षद ऑफिसर बन जाएगा, मैं इस मशीन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मगर किस्मत को शायद हमारी ये छोटी छोटी खुशियां भी मंजूर नहीं थी। एक शाम दीदी पैसे गिन रही थी, शायद किसी का राशन और दूध का हिसाब बराबर कर रही थी। भैया जो कुछ दिनों से बहुत चुप चुप थे, उनके पास आकर बैठ गए थे। उनका चेहरा बुझा हुआ था और नजरें झुकी हुई थी। दीदी, उन्होंने बहुत झिझकते हुए दीदी को आवाज दी। दीदी ने चश्मे के शीशे से उन्हें देखा। हाँ अरशद, बताओ क्या बात है? तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? उनके शब्दों में वही ममता थी जो उन्होंने हम पर न्योछावर कर दी थी। भैया ने गला साफ किया और कहने लगे कि दीदी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। दीदी ने पैसे एक तरफ रखे और पूरी तरह उनकी तरफ ध्यान देने लगी। उन्होंने कहा कि बोलो मेरे भाई, क्या बात है? हर्षद भैया ने कहा कि दीदी, मैं यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ। एक लम्हे को कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। सिलाई मशीन भी खामोश थी और समय भी जैसे थम गया हो। मैं जो दूसरे कमरे के पर्दे के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी, मेरा दिल भी जोर से धड़का था। दीदी ने एक लंबा सांस लिया। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्होंने कहा, कौन है वो लड़की? भैया ने जल्दी से कहा कि उसका नाम किरण है, मेरे साथ ही पढ़ती है। दीदी, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन दीदी ने कहा, लेकिन क्या? लेकिन वो लोग बहुत अमीर हैं। दीदी, वो बहुत ज्यादा खाते पीते लोग हैं। दीदी मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो उनके थके हुए चेहरे पर एक रोशन चिराग जैसी थी। दीदी ने कहा, तो क्या हुआ, अमीर है तो इंसान तो है ना? अगर मेरे भाई को पसंद है तो मैं कल ही जाकर रिश्ता मांग लूंगी। ये सुनकर तो भैया का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने कहा, दीदी, कि आप सच कह रही हैं? आप सच में वहां जाएंगी? दीदी ने उठते हुए कहा कि हाँ हाँ, जरूर जाऊंगी। आखिर तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तो गुजार ली है, अब मैं अपने दोनों बहन भाइयों की शादी करना चाहती हूँ और उनके घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। अगले दिन दीदी ने अलमारी से वो कपड़े निकाले जो शायद उन्होंने अपने दहेज के लिए कभी संभाल कर रखे होंगे। हल्के गुलाबी कलर का सूट जिस पर सिंपल सी कढ़ाई हो रखी थी। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा था। कहने लगी कि कल्पना, तुम भी साथ चलो। भाई के रिश्ते के लिए बहनें ही जाती हैं। जब हम रिक्शा से उस आलीशान घर के सामने उतरे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना बड़ा गेट, इतने सारे नौकर, हमें एक बड़े से ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। हर चीज चमक रही थी। मैं और दीदी शायद इस माहौल में बहुत अजनबी लग रहे थे। काफी देर के बाद एक बहुत ही घमंडी सी औरत अंदर दाखिल हुई थी। वो सर से लेकर पैर तक ब्रांडेड लग रही थी। उन्होंने हमें ऐसे देखा जैसे हम गलती से वहां आ गए हैं। जी कहिए, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा था। दीदी ने हिम्मत जमा की और कहने लगी कि बहन जी, मैं हर्षद की बड़ी बहन हूँ। मेरा भाई आपकी बेटी किरण के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो इस औरत ने अपनी आईब्रो उठाई। दीदी आगे बोली, हम हर्षद के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। दीदी ने मजबूती से कहा। इतना सुनना था कि इस औरत ने एक जहरीली हंसी लगाई। कहने लगी, रिश्ता? किसका रिश्ता? वो तुम्हारा भाई जो यूनिवर्सिटी की फीस भी मुश्किल से देता है, उसका रिश्ता लेकर आई हो? दीदी का चेहरा लाल हो गया था। दीदी ने कहा कि देखिए बहन जी, पैसों की ही बात है। अभी दीदी की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस औरत ने उनकी बात काट दी और कहने लगी, तुम लोगों की औकात है हमारी दहलीज पर कदम रखने की? यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम लोग रिश्तेदारी के सपने देखना शुरू कर दो। हमारी बेटी के लिए किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा, तुम जैसे भिखारी लोगों का नहीं।
ये शब्द नहीं थे, तेजाब थे जो मेरी दीदी के दिल पर गिर गए थे। दीदी ने कहा कि आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? वो हंसी और कहने लगी, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। जाओ और आइंदा कभी इस घर की तरफ कभी पलटकर भी मत आना, और उस लड़के को भी समझा देना कि अपनी औकात में रहे। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहां से उठ खड़े हुए। उस दिन घर वापसी का रास्ता बेहद लंबा और सावधान लग रहा था। घर पहुंचकर भैया जो बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे, दीदी का और मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सब कुछ समझ गए थे। भैया ने धीरे से कहा, इनकार कर दिया ना दीदी? भैया की आवाज में दर्द था। दीदी ने उन्हें गले से लगा लिया था और कहा कि कोई बात नहीं हर्षद, मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दूंगी, इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी तुम्हारे लिए। लेकिन भैया ने खुद को दीदी से अलग कर लिया था। उनकी आंखों में आंसू नहीं, एक वहशत भरी जिद थी। उन्होंने अटल शब्दों में कहा कि नहीं दीदी, शादी होगी तो किरण से ही होगी, वरना इस घर में आज के बाद शादी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। भैया के मुंह से ये शब्द सुनकर हमारे टूटे फूटे घर की दीवारों में दरार आ गई थी कि शादी होगी तो किरण से ही होगी, वरना सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगा। दीदी ने उनका चेहरा देखा था, जो कभी उनका मान हुआ करता था, आज वो किसी अजनबी के जैसा लग रहा था। दीदी ने कहा कि हर्षद, तुम होश में तो हो? दीदी की आवाज में दर्द की एक लहर उठी थी। उन्होंने कहा, तुम इस जिद में हम सबको बर्बाद कर दोगे। हर्षद भैया अपनी जगह से उठे और कड़वाहट के साथ मुस्कुराए, बर्बाद? दीदी, बर्बाद तो मैं हो चुका हूँ। जब दिल ही मर जाए तो शरीर को जिंदा रखकर क्या करना है? वो ये कहकर कमरे से निकल गए थे। और उस दिन के बाद हर्षद भैया ने जैसे खामोशी का दरवाजा रख लिया हो। वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ चुके थे, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था और अक्सर वो कमरे में बंद रहते थे। दीदी उनके लिए खाना लेकर जाती थी, लेकिन वो प्लेट को भी हाथ नहीं लगाते थे। उनकी ये हालत हम दोनों बहनों से देखी नहीं जाती थी। दीदी की आंखें हर समय सूजी रहती थी। वो सिलाई मशीन पर बैठती थी, लेकिन उनके हाथ कांपते थे और वो बार बार टूट जाती थी। एक रात मैंने दीदी को प्रार्थना करते समय रोते हुए देखा था। वो भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मैंने अपने भाई को अपने खून से सींचा है, वो एक लड़की की खातिर मुझसे मुंह मोड़ रहा है। जब वो प्रार्थना कर चुकी तो मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा था। मैंने कहा, दीदी, भैया ठीक हो जाएंगे। दीदी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने कहा, कल्पना, वो ठीक नहीं होगा जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। मैंने डरते डरते कहा, मगर दीदी, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमारी बेइज्जती की थी। दीदी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि हर्षद की जिंदगी से बड़ी नहीं है हमारी इज्जत। अगर उसकी खुशी उस घर में है तो हम एक बार फिर से वहां जाएंगे। मैं चीख पड़ी। मैंने कहा, नहीं दीदी, वो हमें फिर से बेइज्जत कर देंगे। दीदी ने अटल शब्दों में कहा कि करने दो। अगर मेरे जलील होने से मेरा भाई वापस जिंदगी की तरफ आ जाएगा तो मैं ये बेइज्जती 1000 बार सहने को तैयार हूँ। कल हम दोबारा से उनके घर जाएंगे। अगले दिन हम फिर उसी आलीशान बंगले की दहलीज पर खड़े थे। इस बार चौकीदार ने हमें वहीं गेट पर रोक दिया था। उसने सख्ती से पूछा कि कहाँ जाना है। दीदी ने कहा कि हमें मालकिन जी से मिलना है। चौकीदार कहने लगा कि मालकिन जी ने कहा है कि तुम लोग आइंदा यहाँ नजर मत आना। उसने गुस्से से जवाब दिया। हम वहीं धूप में खड़े रहे, 1 घंटा और फिर 2 घंटे। दीदी ने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपचाप सर झुकाकर खड़ी रही थी। शायद अंदर किसी ने खबर कर दी थी। फिर से वही घमंडी औरत, किरण की माँ, गुस्से से भरी हुई बाहर आई और कहने लगी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो चीखी थी, कहा था ना कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। इस बार दीदी ने कोई बात नहीं की। वो खामोशी से आगे बढ़ गईं और इस औरत के कदमों में बैठ गईं। दीदी ने कहा कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उनकी आवाज़ सिसकियों में डूब गई। मैं अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। भगवान के वास्ते मेरी झोली खाली मत लौटाइए। मैंने आज तक दीदी को इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। वो औरत भी शायद अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, उठो यहाँ से और ये नाटक बंद करो। दीदी ने कहा, मैं नहीं उठूंगी जब तक आप हाँ नहीं कर देती। तभी अंदर से एक तेज आवाज आई, मॉम, उन्हें अंदर आने दीजिए। ये किरण थी। वो दरवाजे पर खड़ी हमें देख रही थी। उसकी माँ ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम तो चुप ही रहो। किरण ने जिद की कि नहीं मॉम, अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो मैं हर्षद से मिलने खुद उनके घर चली जाऊंगी। ये धमकी काम कर गई थी। उसकी माँ हमें गुस्से से घूरते हुए अंदर चली गई थी और हम भी उनके पीछे चले गए थे। इस बार हम ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि नौकरों के बैठने की जगह पर बैठे थे।
काफी देर किरण और उसकी माँ के बीच बहस हुई। उसके बाद वो औरत वापस आई। उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट थी और बोली, लगता है हमारी बेटी ने भी तुम्हारे भाई की तरह अकल खो दी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल वो बड़ी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए मानी थी। दीदी की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी जली थी। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, इस औरत ने हाथ उठाया और बोली, रिश्ता होगा लेकिन एक शर्त पर। दीदी ने कहा कि कैसी शर्त? उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी, उसने किरण की तरफ इशारा किया, वो शादी के बाद जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, वो इस घर में अकेली रहेगी। दीदी ने ना समझते हुए पूछा, मतलब? वो औरत कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोली, मतलब कि तुम्हारा भाई हर्षद तुम दोनों बहनों की, मतलब तुम और ये लड़की। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। हमारी बेटी को अपने ससुराल में कोई नंद नहीं चाहिए। ये शर्त नहीं थी, ये एक दीवार थी जो हमारे सामने खड़ी कर दी गई थी। हम घर वापस आ गए थे। भैया ने हमें देखा तो आंखों में सवाल किए। दीदी ने कांपती हुई आवाज में उन्हें सारी शर्त बता दी थी। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया था। मैंने सोचा था कि भैया गुस्से से चीख पड़ेंगे और कहेंगे कि मेरे बहनें ही मेरी फैमिली है, मगर भैया ने जो कहा उसने हमारी दुनिया ही अंधेर कर दी थी। उन्होंने दीदी की तरफ देखे बिना ठंडे शब्दों में कहा कि दीदी, ये शादी मैं आपकी खुशी के लिए नहीं कर रहा। मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ और अगर उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूँगा। ये कहकर वो मुड़ गए थे और दीदी को एक ऐसी आग में झोंक गए थे जिसका कोई सिरा नहीं था। हर्षद भैया के आखिरी शब्द हमारे घर की हर दीवार में एक जहर की तरह फैल गए थे। दीदी ने उनके पास बैठे हुए सिसकी भरी थी। मैंने कहा, भैया की जिद के लिए आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? वो लोग अच्छे नहीं हैं। दीदी ने आंसुओं से भीगे हुए चेहरे के साथ मुझे देखा। उनकी आंखों में एक फैसला था। उन्होंने कहा, ये जिंदगी बर्बाद तो तब होगी जब हर्षद बर्बाद होगा। मैंने उसे पाला है, मैं उसे इस तरह खुद को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। मैंने डर से पूछा, तो दीदी अब आप क्या करेंगी? हमारी शादी की शर्त, ये कैसे मुमकिन है? दीदी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी कि मुमकिन होगा, मैं उसे मुमकिन बनाऊंगी। अगले ही दिन दीदी ने मुझे हैरान कर दिया था। वो मोहल्ले के रिश्ते वाली औरत के पास चली गई थी। वो उस औरत को बचपन से जानती थी। उन्होंने दीदी को देखकर हैरानी से कहा, अरे श्रद्धा बेटी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद कर लिया? दीदी ने सर झुका लिया था और कहने लगी कि आंटी, मैं यहाँ एक काम से आई थी। ललिता आंटी बोली, हाँ हाँ, हर्षद का रिश्ता देखना है क्या? दीदी ने धीरे से कहा कि नहीं। उनकी आवाज रुंध गई थी। उन्होंने कहा, मेरा रिश्ता? कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। ललिता आंटी ने अपना चश्मा नाक पर टिकाया और दीदी को ध्यान से देखा। कहने लगी, श्रद्धा, तुम होश में तो हो? तुम्हारी उम्र? दीदी ने उनकी बात काट दी और बोली, आंटी, मैं बस शादी करना चाहती हूँ। रिश्ता जो भी हो, जहाँ भी हो, मुझे मंजूर है। बस जल्दी होना चाहिए। ललिता आंटी एक समझदार औरत थी। वो जानती थी कि कोई गहरी मजबूरी ही श्रद्धा जैसे खुददार लड़की को इस दहलीज पर ला सकती थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। 3 दिन बाद ललिता आंटी हमारे घर पर आई थी। उनके चेहरे पर सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी झिझक थी। उन्होंने धीरे से कहा कि एक रिश्ता आया है श्रद्धा। दीदी कहने लगी कि मैं तैयार हूँ। आंटी ने फौरन जवाब दिया, बेटी, पहले मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने अपना गला साफ किया और बोली, आदमी की उम्र काफी ज्यादा है। पहली पत्नी काफी समय पहले मर गई थी। अच्छा खाता पीता परिवार है, उसका अपना कारोबार है। दीदी ने कहा, ठीक है आंटी। फिर उन्होंने बताया कि उसके 2 बेटे और एक बेटी भी है और तीनों जवान है, शादीशुदा हैं। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया था। मैं चीख पड़ी थी। मैंने कहा, दीदी, आप ये क्या कर रही हो? इतनी उम्र का आदमी, जवान बच्चे, वो आपको पत्नी नहीं नौकरानी बनाकर ले जाएंगे। दीदी ने सख्ती से मुझे घूरा और बोली, तुम चुप रहो। फिर ललिता आंटी की तरफ मुड़ी, आंटी, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। आप उनसे कहिए कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर ले। ललिता आंटी ने अफसोस से सर हिला दिया था और चली गई थी। मैं दीदी से लिपटकर रो रही थी। मैंने कहा, दीदी प्लीज ऐसा मत करो, भैया को समझाओ। उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और कहा कि नहीं कल्पना, अब कुछ समझाने का समय नहीं रहा, अब सिर्फ कुर्बानी का समय है। 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया था। शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। हर्षद भैया शादी में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने मैसेज करके बताया था कि वो किरण की फैमिली के साथ अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी हैं। दीदी का पति संजीव एक सख्त, सीरियस और खामोश व्यवहार का इंसान था। उनके साथ उनके बेटे भी आए थे जो हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम कोई अजूबा हों।
विदाई के समय मैं दीदी से लिपटकर फूट फूट कर रोई थी और कह रही थी कि दीदी, मुझे छोड़कर मत जाइए। दीदी ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा कि पगली, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ, बस हर्षद की शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगी। लेकिन उनके शब्दों में वो विश्वास नहीं था जो कभी हुआ करता था। दीदी के जाने के बाद घर काट खाने को दौड़ता था। हर्षद भैया की शादी की डेट भी पक्की हो गई थी। वो बहुत खुश थे। उन्हें इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था कि उनकी इस खुशी के लिए दीदी ने क्या कीमत चुकाई है। मैं दीदी से मिलने के लिए बेचैन थी। उनकी शादी को 10 दिन हो गए थे और उनकी कोई खबर नहीं आई थी। मैंने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार फ़ोन उनके पति ने उठाया था और वो कहते थे कि श्रद्धा बिजी है। उनका ये मामूली सा जवाब ही होता था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रिक्शा लिया और उनके पते पर पहुंच गई। ये एक आलीशान घर था। मैंने डरते डरते घंटी बजाई थी। उनके बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला, जिसका नाम शेखर था। उसने मुझे पहचाने बिना ठंडे शब्दों में पूछा कि जी, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं श्रद्धा की बहन कल्पना हूँ। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा सख्त हो गए थे। उसने कहा कि अच्छा तो तुम हो। मैंने कहा, मुझे अपनी दीदी से मिलना है। उसने वही रटा रटाया जवाब दिया कि वो बिजी हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी मिलना है। मैंने हिम्मत की। तभी अंदर से संजीव जी की गरजदार आवाज आई, कौन है शेखर? शेखर ने कहा कि पापा, उसकी बहन आई है। इतने में संजीव खुद दरवाजे पर आ गए थे और कहने लगे कि इससे कह दो कि वो काम में बिजी है, उसे मेहमानों से मिलने का समय नहीं है। मैं चीखी कि नहीं, मुझे अपनी बहन से मिलना है। वो मेरी बहन है, बस एक बार मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। संजीव जी ने मुझे हैरानी से देखा और कहने लगे, वो इस घर की बहू है। जाओ और आइंदा यहाँ आने से पहले फ़ोन करके आना। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया गया था। मैं वहीं खड़ी आंसू बहाती रही। मुझे इस बंद दरवाजे के पीछे से दीदी की सिसकियों की आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे उनके बर्तन मांजने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी दीदी, जिसने हमें पाला था, आज खुद नौकरानी बन चुकी थी। मैं इस बंद दरवाजे से टेक लगाकर वहीं चौखट पर बैठ गई थी। मेरे आंसू सूख गए थे। दिल में एक अजीब सा डर था। मेरी दीदी, मेरी माँ आज इस आलीशान कैद खाने में नौकरानी बन चुकी थी और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं जब वापस घर पहुंची तो देखा कि भैया आईने के सामने खड़े अपनी शादी की शेरवानी का नाप दे रहे थे। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए रुके। कहने लगे, तुम कहाँ रह गई थी कल्पना? उनके शब्दों में फिक्र नहीं थी, एक झुंझलाहट थी। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली थी और कहा कि भैया, मैं दीदी के ससुराल गई थी। शेरवानी का नाप लेते हुए दर्जी के सामने वो एकदम सख्त हो गए। उन्होंने दर्जी को जाने का इशारा किया। जब वो चला गया तो वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, तुम वहां क्यों गई थी? वो दहाड़े थे। तुम्हें पता है ना कि किरण की माँ ने क्या शर्त रखी है? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम अभी तक इस घर में हो तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगी। मैं भैया पर चीख पड़ी थी। मैंने कहा, भैया, वो हमारी बड़ी बहन है, वो ठीक नहीं है। उनके ससुराल वालों ने मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। हर्षद भैया ने हाथ उठाया और कहने लगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। दीदी ने अपनी मर्जी से शादी की है, वो सब संभाल लेंगी। अपना घर, अपना परिवार। तुम बस मेरी शादी पर ध्यान दो। ये वो भाई नहीं था जिसे मैं जानती थी। ये कोई और था जिसे सिर्फ अपनी खुशी प्यारी थी। अगले हफ्ते हर्षद भैया की शादी किरण से हो गई थी। घर मेहमान और रोशनी और हंसी गुल्लों से भरा हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये घर एक वीराने जैसा था। दीदी इस शादी में नहीं आई थी। भैया ने कहा था कि उन्होंने फ़ोन किया था, मगर दीदी के पति ने कहा था कि वो बीमार है, कोई शादी अटेंड नहीं कर सकती। भैया ने इस बात को आसानी से मान लिया था, क्योंकि वो अपनी शादी में किसी की कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे। किरण भाभी बनकर इस घर में आ गई थी। वो अपने साथ दहेज का इतना सारा सामान लाई थी कि हमारा छोटा सा घर भर गया था। पहले दिन से ही उन्होंने घर का कंट्रोल संभाल लिया था। शादी को अभी 3 दिन ही गुजरे थे। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब भाभी वहां आ गई और आवाज में हुक्म देने लगी कि कल्पना, हर्षद से बात हुई तुम्हारी? मैंने ना समझते हुए कहा कि नहीं भाभी, किस बारे में? भाभी ने कहा कि यही, तुम यहाँ से कब जा रही हो? उन्होंने सीधा सवाल किया। मेरे हाथ से गीला गिलास गिरते गिरते बचा था। भाभी, मेरा मतलब? मैं सुकून से बोली थी। भाभी कहने लगी, यही शर्त थी कि हर्षद की दोनों बहनों की शादी हो जानी चाहिए। एक की तो हो गई है, अब तुम्हारी बारी है। मैं इस घर में सुकून से रहना चाहती हूँ
और सच कहूँ तो मुझे नंदों के साथ रहने की आदत नहीं है। मैं खामोशी से सर झुका गई थी। उस रात भैया घर आए तो भाभी ने उनसे यही बात की। मैंने अपने कानों से उन्हें कहते हुए सुना था कि हर्षद, तुम अपनी बहन का कुछ सोचो, मुझे प्राइवेसी चाहिए। अगले दिन भैया मेरे पास आए, कहने लगे कि कल्पना, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने कहा, इतनी जल्दी? उन्होंने कहा कि हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, मेरी यूनिवर्सिटी के एक दोस्त का कजिन है, बाहर होता है दूसरे देश में, उसके घर वाले यहाँ रहते हैं। मैंने कहा, मगर भैया? भैया ने मेरी बात रोक दी और कहने लगे, मगर कुछ नहीं। उन्होंने फैसला सुना दिया था कि वो लोग कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़का छुट्टी पर आया हुआ है, उसे 15 दिन में वापस भी जाना है। वो चाहता है कि जाने से पहले उसकी शादी हो जाए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि मुझे सोचने का मौका भी नहीं मिला था। वो लोग आए, लड़का जिसका नाम वरुण था, खामोश और सीरियस दिखाई देता था। उसकी माँ और बहनें मेलजोल वाली थी। उन्होंने मुझे देखते ही हाँ कर दी थी। मेरी शादी भी उसी सादगी से कर दी गई थी जिस सादगी से दीदी को विदा किया गया था। मेरा पति वरुण सच में एक अच्छा इंसान था। वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था, लेकिन मुझे उसकी फैमिली से कोई खास गिला नहीं था। मेरी सास और जेठानियां भाभी से बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने मुझे बेटी बनाकर रखा था। वरुण ने मुझसे कहा था कि कल्पना, मुझे पता है सब बहुत जल्दी में हुआ, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश पूरी करूंगा। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही वो वापस चले गए थे। वो दिन बहुत उदास था, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून था कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वरुण हर हफ्ते फोन करते थे और मेरे लिए अलग से खर्चा भेजते थे। मैंने कई बार दीदी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामी हुई थी। मैंने भैया को भी फोन किया था, लेकिन वो भाभी के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने में बिजी रहते थे। मुझे लगता था कि शायद अब मेरी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो गई हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सुकून एक बहुत बड़े तूफान की पहचान है। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। वरुण को गए हुए इतना ही समय बीत गया था। इन 6 महीनों में मेरे ससुराल वालों ने मुझे पलकों पर बिठाकर रखा था। मेरी सास, जिन्हें मैं मम्मी जी कहती थी, बिल्कुल मेरी दीदी की तरह मोहब्बत वाली थी। मेरी जेठानियां श्रुति और दिव्या बिल्कुल बहनों की तरह थी। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। वरुण मेरे लिए अलग से खर्चा भी भेजते थे, जो मैं मम्मी जी के हाथ पर रख देती थी। वो मुझे ढेरों आशीर्वाद देती थी। मैंने इस घर के हर कोने को अपना लिया था और सब ने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद एक कमी थी। रात को जब मैं कमरे में अकेली होती थी तो वरुण की फोटो देखती रहती थी। वो इंसान जिसके साथ मैंने जिंदगी के 15 दिन गुजारे थे, मेरे लिए पूरा संसार बन चुका था। उसकी गैर मौजूदगी मुझे बेचैनी से महसूस होती थी। वो एक मनहूस दिन था जब रोज की तरह सुबह थी। मैं नाश्ता बनाने में बिजी थी, तभी बाहर वाले कमरे में फोन की घंटी बजी। मेरे ससुर ने फोन उठाया। हेलो, उन्होंने कहा। फिर एकदम उनकी आवाज घबराहट में बदल गई थी। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो? मेरे हाथ से चम्मच गिर गया था। मैं बेचैनी से किचन के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे देवर और जेठानियां भी अपने अपने कमरों से निकल आए थे। मेरे ससुर जी कान फोन से लगाए सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठे हुए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। कब हुआ? ये कैसे हुआ? नहीं, कोई गलत फहमी हुई है आपको? मम्मी जी ने घबराकर पूछा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किसका फोन था? मेरे ससुर जी ने कांपते हुए हाथ से फोन रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो मेरी तरफ नहीं देख पा रहे थे। मेरे देवर ने कहा कि पापा जी, क्या हुआ है? उन्होंने उनका कंधा हिलाया। वरुण भैया ठीक तो है ना? ये सुनना था कि मेरा दिल गले में आ गया था। मेरे ससुर जी ने हिम्मत जमा की। उनकी आवाज़ एक जख्मी इंसान की तरह निकली थी। उन्होंने कहा कि वरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक लम्हे के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था, जैसे किसी ने हवा से सारी ऑक्सीजन खींच ली हो। मम्मी जी चीख पड़ी थी। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता मेरा बेटा, ये सब झूठ है। मेरे ससुर जी की आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने कहा कि बाहर काम पर उसका एक्सीडेंट हो गया। कंपनी से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि सब खत्म हो गया है। नहीं, मैं चीखी। मेरी आवाज़ मुझे अनजान लग रही थी। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अभी कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। वो बिल्कुल ठीक थे। वो कह रहे थे कि वो जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। मैं अपने ससुर जी के कदमों में गिर गई और कहने लगी कि पापा जी, सच बताइए, ये झूठ है ना? उन्होंने गलती से किसी और का कह दिया होगा या आपको कोई गलतफहमी हो गई।
वरुण को कुछ नहीं हो सकता। मेरे ससुर जी ने रोते हुए अपना सर इनकार में हिला दिया। ये दिन मुझ पर कयामत बनकर टूटा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी वहीं खत्म हो जाएगी। वो इंसान जिसके साथ मैंने सिर्फ 15 दिन गुजारे थे, उसके जाने का गम इतना था कि ऐसा लगता था मेरा दिल फट जाएगा। मेरा ससुराल जो कल तक स्वर्ग था, आज एक मातम की जगह बन चुका था। हर तरफ रोने चीखने की आवाजें आ रही थी, मगर असली कयामत तो अभी टूटी ही नहीं थी। असली परीक्षा तो अभी शुरू होना बाकी थी। मुझे उस समय अंदाजा नहीं था कि जिस छत को मैं अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, वही छत मुझसे छिनने वाली है। मुझे नहीं पता था कि वरुण की मौत मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि बेइज्जती का एक नया रास्ता खोलने वाली थी। वरुण को गए हुए कुछ दिन ही हुए थे। मैं उनकी विधवा बन गई थी। घर में अभी तक शोक मनाया जा रहा था, लेकिन मैं अपनी सास और जेठानियों के व्यवहार में एक अजीब बदलाव महसूस कर रही थी। वो मम्मी जी जो मुझे अपनी बेटी कहती थी, अब मुझसे नजरें चुराती थी। एक सुबह मैं किचन से निकली तो वो तीनों लाउंज में बैठी हुई धीमे धीमे बातें कर रही थी। मुझे देखकर वो चुप हो गई थी। मम्मी जी, मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है? मेरी सास ने पहली बार तेज शब्दों में जवाब दिया था। मेरी बड़ी जेठानी श्रुति जो कभी मेरी बहनों की तरह हुआ करती थी, आज उसकी आंखों में नफरत थी। वो कहने लगी कि सुनो लड़की, मैं कह रही थी कि अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया था। मैंने कहा, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा कि वही जो तुमने सुना है। मेरी सास ने खड़े होते हुए कहा कि हमारा बेटा मर चुका है, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम्हारा इस घर से अब क्या संबंध? मैं उनके कदमों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी कि मम्मी जी, वरुण मेरे पति थे, ये घर मेरा है। मेरी सास ने कहा, ये घर तब तक तुम्हारा था जब तक मेरा बेटा जिंदा था। मेरी दूसरी जेठानी ने कहा कि अब तुम हमारे लिए एक बोझ हो, जाओ अपने भाई के घर चली जाओ। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई थी। मेरा छोटा सा बैग जिसमें मेरे 2 जोड़ी कपड़े थे, बाहर फेंक दिए गए थे और कहा गया था कि जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। फिर दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद हो गया था। उस दिन मैं आंसू बहाती हुई अपने भैया के घर आई थी। मैंने सोचा था कि हर्षद भैया मेरा खून मेरा सहारा बनेंगे। उस दिन मेरे भैया काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। ऊपर वाले ने मेरे भाई को बहुत तरक्की दे दी थी। उनके पास बहुत पैसा आ गया था। वो लाखों में खेलते थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। दूसरी तरफ दीदी का कुछ पता नहीं था। सुनने में आया था कि उनके पति उन्हें लेकर बाहर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो शादी के बाद दीदी को हम दोनों बहन भाइयों से मिलने ही नहीं देता था। मैंने डरते डरते घंटी बजाई। किरण भाभी ने दरवाजा खोला था। मुझे देखते ही उनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि लाचारी आ गई थी। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी, मैंने रोते हुए कहा कि हर्षद भैया घर पर है। भाभी ने रूखे शब्दों में जवाब दिया, नहीं, वो घर पर नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, फिर किसी दिन आ जाना। मैंने कहा, भाभी, इतने पर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। भाभी, मैं अब वापस उस घर में नहीं जा सकती। मेरा पति वरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाभी को जैसे इस बात का पता नहीं चला था। वो ना ही मेरे पति के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। मैं यही समझ रही थी, लेकिन तभी भाभी कहने लगी कि हाँ हाँ, हमें पता चल गया था तुम्हारे पति का, कि वो बाहर एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हारा भाई यहाँ नहीं था, नहीं तो वो चला जाता उसके अंतिम संस्कार पर। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी भाभी कोई अफसोस नहीं कर रही थी। मैंने भाभी से रिक्वेस्ट की और उनको बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अब वहां नहीं जा सकती। भाभी गुस्से से मेरी तरफ घूरने लगी, कहने लगी, अब एक और नई मुसीबत आ गई है, अब तुम्हें भी हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि चलो ठीक है, वो बाहर वाली साइड नौकरों वाले क्वार्टर में अपना सामान रखवा दो और आज से तुम वहीं रहोगी। इस घर में आने की तुम्हें इजाजत नहीं है, सिर्फ काम के समय ही तुम यहाँ आओगी। भाभी ने अपने घर की पुरानी नौकरानी को उसी समय काम से निकाल दिया था। उस दिन के बाद मैं इस घर में सफाइयाँ करती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी। एक दिन भाभी ने बहुत से कपड़े इकट्ठे किए और कहने लगी, आज ये सारे कपड़े वॉश कर दो। मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिए थे, लेकिन अचानक से भाभी की महंगी वॉशिंग मशीन जल गई थी। अभी तक कपड़े भी नहीं धुले थे। वो चीखती हुई आई। मैंने कहा, भाभी, वॉशिंग मशीन जल गई है क्या? वो दहाड़ी थी कि तुमने मेरे दहेज की इतनी महंगी वॉशिंग मशीन जला दी है। भाभी ने गुस्से से वाइपर उठाया और मेरी कमर पर मारते हुए बोली कि हरामखोर,
चल निकल मेरे घर से फौरन, तुझसे तो एक काम भी ढंग से नहीं करना आता। वो मुझे वाइपर से बुरी तरह से पीट रही थी। कहने लगी कि निकल जा मेरे घर से। भाभी ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं इस शहर की वीरान सड़क पर चलते चलते न जाने क्यों सोचों में खोई हुई थी और कहाँ पहुंच गई थी। तभी कोई गाड़ी का हॉर्न लगातार बजा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब गाड़ी का हॉर्न रुका तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये वही काली गाड़ी थी। इस आलीशान गाड़ी से एक अमीर और पढ़ा लिखा लड़का निकलकर मेरे सामने आ गया था और बोला, मरने का इतना ही शौक है। अभी उसने यही शब्द बोले थे कि उसने मेरा चेहरा देखा। उसे जैसे झटका लगा हो, उसकी आंखें फैल गई थी। कल्पना, उसने मेरा नाम लिया था। आप यहाँ सड़क पर? मैं हैरान रह गई थी कि ये अजनबी मेरा नाम कैसे जानता है। मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि मेरा नाम श्लोक है। मैं आपकी दीदी का बेटा हूँ, उनके पति की पहली पत्नी से। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने इस अजनबी श्लोक को देखा जो मुझे इस वीरान सड़क पर मिला था। मैंने कहा, मेरी दीदी, तुम कैसे जानते हो उन्हें और तुम मुझे कैसे जानते हो? श्लोक ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। कहने लगा कि आपकी दीदी, जिन्हें हम छोटी मम्मी कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी औरत है। सच कहूँ तो शुरू में तो हम सब बहन भाइयों ने उनसे बहुत नफरत की, उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो औरत तो मोहब्बत के काबिल थी। मैंने कहा, वो कहाँ है, कैसी है? मेरी आवाज़ में बेचैनी थी। वो बिल्कुल ठीक है। श्लोक ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा, हम सब कुछ समय पहले ही बाहर शिफ्ट हो गए थे। पापा भी अब बहुत बदल गए हैं। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो आपकी वजह से बहुत परेशान थी। मैंने हैरान होकर पूछा, मेरी वजह से? उसने सर हिलाया और बोला, उन्हें कुछ दिनों पहले ही ये बात पता चली थी कि आपका पति इस दुनिया में नहीं रहा। उसी दिन से वो बेचैन थी। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा था, क्योंकि वो जानती थी कि आपकी भाभी आपको अपने घर में जगह नहीं देंगी। तब मुझे याद आया, वो काली गाड़ी जो मेरा पीछा कर रही थी, वो गाड़ी जो पिछले 3 दिन से। श्लोक ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। कहने लगा कि हाँ, वो मैं ही था। मैं आपको देख रहा था। मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था कि आपसे बात कर सकूं। मुझे आइडिया नहीं था कि आज आपके साथ ये सब हो जाएगा। मैंने एक कदम पीछे हटाया। भाभी का जुल्म, ससुराल वालों की बेरुखी और अब ये अजनबी। मैंने कहा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। उसने नरमी से कहा कि पागलपन मत करो, आप चलो मेरे साथ। छोटी मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। मेरी दीदी, ये सोचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरी दीदी, जिसने मुझे माँ बनकर पाला था। मैं अपनी दीदी से मिलूंगी और उनके गले लगकर खूब रोऊंगी। उनको अपने सारे दुखड़े सुनाऊंगी। वही तो थी मेरी सुख दुख की साथी। मैंने अपने आंसू साफ किए। उस समय मुझे श्लोक की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली गई थी। सफर लंबा था, लेकिन खामोश था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या सच में दीदी खुश हो जाएंगी? क्या उनके ससुराल वाले मुझे स्वीकार कर लेंगे? गाड़ी एक बहुत ही सुंदर और सुकून भरे घर के सामने जाकर रुकी थी। ये भाभी के घर की तरह दिखने वाला महल नहीं था, बल्कि एक सुकून भरा और अपनेपन से भरा हुआ घर लगता था। श्लोक ने मेरे हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा थैला उठाया और मुझे अंदर आने का इशारा किया। छोटी मम्मी, उसने घर में दाखिल होते ही आवाज दी, देखिए मैं किसको लेकर आया हूँ। एक कमरे से जो औरत बाहर आई, उसे देखकर मेरा सांस रुक गया था। ये मेरी दीदी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसे मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। वो बहुत ही सेहतमंद और सुकून भरी लग रही थी। उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी, जो सिलाई मशीन चलाते चलाते आ गई थी। उन्होंने पहले श्लोक को देखा और फिर उनकी नजरें मुझ पर पड़ी थीं, जो दरवाजे पर सहमी हुई खड़ी थी। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया था। कल्पना, उनकी आवाज कांप गई थी। दीदी। मेरे मुंह से भी दीदी शब्द निकला था। नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से निकला था। मैं भागकर उनके कदमों में गिर गई थी और फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी बच्ची। दीदी ने मुझे जमीन से उठाया और अपने सीने से लगा लिया था। कहने लगी कि तू आ गई है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे सब पता चल गया था। मैं उनसे लिपटी रोती रही थी। मैंने कहा, दीदी, वो बहुत बुरे हैं। भाभी ने मुझे मारा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। बस इतना कहकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। बस मेरी बहन, अब तो मेरे पास वापस आ गई हो। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। श्लोक और घर के दूसरे लोग, जो शायद दीदी के सौतेले बच्चे थे,
खामोशी से खड़े हुए हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में हमदर्दी थी। उस दिन सालों के बाद मैं अपनी माँ जैसी बहन की गोद में सर रखकर रोई थी और मेरे दिल से सारा बोझ उतर गया था। सच में मैं अपनी दीदी से मिलकर जो खुशी मुझे मिली थी वो बयां करने के काबिल नहीं थी। ये वो दीदी थी जिसे मैंने आखिरी बार एक कैद खाने में देखा था। ये कॉन्फिडेंस से भरी हुई, सुकून और खुश मुस्कुराती हुई औरत थी। उनके पति संजीव जी, जो कभी इतने सख्त और खामोश थे, अब एक पूरी तरह से बदले हुए इंसान लग रहे थे। वो दीदी से बेहद मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव श्लोक और उसके दूसरे भाई बहन थे। जो बच्चे दीदी को अपनी माँ का कातिल समझते थे और उनसे नफरत करते थे, आज उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो उन्हें छोटी माँ नहीं बल्कि सगी माँ से बढ़कर चाहते थे। मैंने देखा था कि घर का हर मेंबर छोटा या बड़ा फैसला मेरी दीदी से ही पूछ कर करता था। मेरी दीदी को अब इस घर में वो इज्जत मिली थी जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। एक दिन मैंने दीदी के पैर दबाते हुए कहा कि दीदी, ऊपर वाले ने आपके सब्र का कितना मीठा फल दिया है। आपको वो सब कुछ मिल गया जो आपने खोया था। दीदी ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ फेरा था और कहने लगी कि कल्पना, ऊपर वाला किसी की भलाई को बर्बाद नहीं करता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस अपने हिस्से की कुर्बानी दी और ऊपर वाले ने मुझे इस घर की सूरत में सिला दे दिया। मैं दीदी के पास रहते हुए अपना सारा दुख भूल गई थी। मैं घर के कामों में उनका हाथ बटाया करती थी और श्लोक के छोटे बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। कुछ दिन इसी तरह से सुकून से गुजर गए थे। एक शाम दीदी मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर एक खास सीरियसनेस थी। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा कि कल्पना, मैंने उन्हें देखा। वो कहने लगी कि मेरी बहन अपनी पूरी सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारेगी। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मेरा दिल किसी अनजाने डर से धड़क रहा था। मैंने कहा, दीदी, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने बहुत धोखे खा लिए हैं। उन्होंने कहा, मुझ पर तो करती हो ना। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया था और बोली कि मैं तुम्हारी माँ हूं ना, और बहन भी। मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने कहा, बोलिए दीदी, क्या बात है। दीदी ने एक गहरा सांस लिया और बोली, श्लोक तुमसे शादी करना चाहता है। मैं ये सुनकर चौंक गई थी। मेरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। मैंने कहा, दीदी, वो आपका बेटा है। मेरी बात सुनकर दीदी मुस्कुरा दी थी और कहने लगी कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है, वो मेरे पति का बेटा है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। वो मेरे पति की पहली पत्नी का बेटा है, इसलिए वो तुमसे शादी करके इस घर में तुम्हें जगह देकर तुम्हें सहारा देना चाहता है। मैं खामोश हो गई थी। दीदी ने अपनी बात जारी रखी और कहने लगी कि चलो, बहुत अच्छा है और शरीफ लड़का है। उसने तुम्हें इस हाल में देखा और तब से ही वो तुम्हारी इज्जत करने लगा है। वो तुमसे शादी करना चाहता है और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम विधवा हो। मुझे क्या जवाब देना था। श्लोक सच में एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। इन कुछ दिनों में मैंने उसके व्यवहार को अच्छी तरह से देख लिया था। वो मेरी बहन से मोहब्बत करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। मैंने आखिर सर झुका लिया था और दीदी से कह दिया था कि जो आपको ठीक लगे। आपने मेरी जिंदगी का जो भी फैसला किया है, मैं उसमें खुश रहूंगी। दीदी ने मुझे गले से लगा लिया था। एक हफ्ते के बाद दीदी के कहने पर मेरी शादी श्लोक से हो गई थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर शुरुआत थी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ इज्जत और अपनापन था। श्लोक ने मुझे वो मोहब्बत और इज्जत दी थी जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं श्लोक के साथ एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी थी। दीदी आज भी मेरी माँ की तरह ही मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी आज भी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी बहन जो मुझसे बिछड़ गई थी, मुझे दोबारा से फिर से मिल गई। मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। मैं अपने बीते हुए समय के पुराने जख्म भूल चुकी थी। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून है, लेकिन जिंदगी शायद हमें पूरी तरह से सुकून कभी नहीं देती। एक दिन जब हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और हंस रहे थे, तभी दीदी के मोबाइल की घंटी बजने लगी। यह हर्षद भैया के पड़ोसी का नंबर था। दीदी ने फोन उठाया, हेलो, तो दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर दीदी के हाथ से मोबाइल गिर गया था। उनकी आंखें फैल गई थी। हर्षद के घर? कब? मेरा दिल डूब गया था। मैंने कहा, क्या हुआ है दीदी? भैया ठीक तो है ना? भाभी कैसी हैं? दीदी ने कांपते हुए हाथों से फोन बंद किया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उनकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली, कल्पना, गजब हो गया। रात को हर्षद के घर में आग लग गई थी। आग लग गई? मैंने विश्वास ना करते हुए अंदाज में दोहराया था।
श्लोक ने फौरन खड़े होकर दीदी को थाम लिया, जो सदमे से कांप रही थी। मैंने चीख कर कहा कि दीदी, क्या हुआ है? हर्षद भैया तो ठीक है ना? भाभी, बच्चे सब कैसे हैं? दीदी ने फोन बंद किया। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने बताया कि पड़ोसी का फोन आया था। वो कह रहा था कि रात को उनके घर में आग लग गई थी। शुक्र है, उन्होंने कांपते हुए हाथों से आंसू साफ किए और बोली, शुक्र है कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। सब टाइम पर बाहर निकल कर आ गए थे। लेकिन दीदी की आवाज़ दब रही थी। घर का सारा सामान जल गया। भाभी का सारा दहेज जेवर सब कुछ राख हो गया। मेरे दिल में एक ठंडी लहर उठी थी। वही दहेज जिस पर भाभी इतना घमंड करती थी, वही महंगा सामान जिनके टूटने पर उन्होंने मुझे मारा था। दीदी ने फौरन से श्लोक की तरफ देखा और बोली, बेटा, गाड़ी निकालो, हमें जल्दी से वहां जाना होगा। उसी समय मैंने उन्हें रोका था। मैंने कहा, दीदी, आप इस हालत में कहाँ जा रही हैं? और उन लोगों के पास जिन्होंने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। दीदी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक गहरा दर्द था। वो बोली, वो फिर भी मेरा भाई है। उसकी पत्नी और बच्चे इस समय खुले आसमान के नीचे हैं। आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? श्लोक ने सर हिलाया और बोला, छोटी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। जब हम शहर की उस गली में पहुंचे तो मेरा दिल डूब रहा था। वो घर जो कभी भाभी की शान का निशान था, आज एक ढांचा बनकर खड़ा हुआ था। बाहर गली में जला हुआ सामान बिखरा पड़ा था। हर्षद भैया जो कभी लाखों में खेलते थे, आज एक फटी हुई शर्ट सर झुकाकर बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में डर था। जैसे ही उन्होंने हमें गाड़ी से उतरते हुए देखा तो वो चौंक गए थे। वो खड़े हुए, लेकिन शर्मिंदगी से उनकी नजरें झुकी हुई थी। दीदी, उनकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली थी। कल्पना, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा अंदर चली गई थी। किरण कहाँ है? बच्चे कहाँ है? भैया ने जवाब दिया कि बच्चे पड़ोसी के घर पर हैं और किरण अंदर है। हम अंदर दाखिल हुए तो कमरे की दीवारें काली हो चुकी थी। हर तरफ जले हुए फर्नीचर की बदबू फैली हुई थी। किरण भाभी एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन ये वो भाभी नहीं थी जो कभी वाइपर से मुझे मारा करती थी। उनकी आंखें छत को घूर रही थी। चेहरे का एक हिस्सा बेजान सा लग रहा था और वो पूरी तरह से खामोश थी। क्या हुआ इसे? दीदी ने धीरे से पूछा। भैया की आवाज़ टूट गई थी। भैया ने कहा कि इसे गहरा सदमा लगा है। जब इसने अपना सारा दहेज सब कुछ जलकर राख होते हुए देखा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसका बीपी इतना हाई हो गया था कि इसे पैरालाइज का अटैक आ गया। भैया हमारे कदमों में गिर गए थे और कहने लगे कि दीदी, मुझे माफ़ कर दो। कल्पना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ तुम दोनों भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो फूट फूट कर रो रहे थे और बोले, ये सब मेरे पापों की सज़ा है। मैंने अपनी बहनों पर जुल्म किया। मैंने अपनी माँ जैसी बहन को घर से निकाल दिया और अपनी पत्नी पर घमंड किया। आज मेरा सारा घमंड खाक में मिल गया। तभी भाभी जो कुर्सी पर बैठी हुई थी, उनकी नज़र हम पर पड़ी। उनकी आंखों में पहले हैरानी, फिर डर और बेहद शर्मिंदगी उभर आई थी। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ अजीब से शब्द निकल रहे थे जो हमारी समझ में नहीं आ रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपना वो हाथ जो ठीक था दीदी की तरफ बढ़ाया, जैसे भीख मांग रही हो। मेरा दिल जो पत्थर का हो चुका था, इस नज़ारे को देखकर पिघल गया था। दीदी आगे बढ़ी और भाभी के सर पर हाथ रख दिया। बस उनकी आवाज़ में ममता थी। उन्होंने भाभी से कहा कि बस करो किरण, बहुत रो लिया तुम लोगों ने। फिर वो भैया की तरफ मुड़ी और कहने लगी कि उठो हर्षद, हम तुमसे बदला लेने नहीं आए हैं, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। भैया ने हैरानी से सर उठाया था। दीदी ने कहा कि हाँ, मैंने भी आगे बढ़कर भैया को सहारा दिया था। मैंने कहा, भैया, दीदी ठीक कह रही है, आप हमारे साथ चलेंगे। उस दिन हम उन्हें अपने घर ले आए थे। श्लोक और मेरे ससुराल वालों ने हमारा साथ दिया था। आज इस बात को कई साल बीत गए थे। भाभी की हालत वैसी ही है। वो व्हील चेयर पर है, लेकिन अब उनकी आंखों में नफरत नहीं, शुक्रगुजारी होती है। हर्षद भैया ने दोबारा से मेहनत शुरू कर दी थी और अब वो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून है। मैं और श्लोक अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है और मेरी दीदी जो आज भी मेरी माँ ही है, वो आज भी भैया के घर जाकर उनका बहुत ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनकी पत्नी चल फिर नहीं सकती। इसलिए वो उनके बच्चों के लिए अक्सर खाना वगैरह ले जाती हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि दीदी, इतना कुछ होने के बाद भी आप उन लोगों के लिए इतना सब कुछ क्यों करती हो? आप थकती नहीं हो? दीदी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि कल्पना, जिंदगी बदला लेने का नाम नहीं है, जिंदगी तो मोहब्बत बांटने का नाम है।
हम माफ़ कर देते हैं तो हमारा दिल भी हल्का हो जाता है। ऊपर वाले ने मुझे बहुत इज्जत दी, मुझे सब कुछ वापस लौटा दिया, लेकिन असली सुकून मुझे उनकी सेवा करके मिलता है। मैं आज भी अपने खुशहाल घर को देखती हूँ तो समझ जाती हूँ कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है और माफ़ कर देने वाला, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला ही दरअसल सबसे ज़्यादा अमीर होता है। मेरी दीदी ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान ही नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखाया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।